ओके, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और साइटोलॉजी की हमारी क्लास में आज हम आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एससीआर की, सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हालांकि एससीआर वर्ड हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए भी यूज़ करते हैं, और ऐसे ही रफ ईआर भी होती है। रफ का मतलब ये होता है कि जो मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, और ऐसे अटैच राइबोसोम हमने न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन पे भी देखे थे, और पता लगा था कि न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन और ईआर एक कंटिन्यूस सिस्टम होता है। वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की जाए तो ये एक खास प्रकार की ईआर होती है, सार्कोप्लाज्मिक। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सार्कोप्लाज्मिक हमें नॉर्मली मिलती है मसल सेल्स में, और मसल सेल्स को हम जानते हैं कि मसल सेल्स बॉडी के लिए वर्क करती हैं, फंक्शन करती हैं। और मसल्स के फंक्शन की बात की जाए तो फंक्शन को हम कोरिलेट कर सकते हैं कि मसल्स जब कॉन्स्ट्रिक्ट होती हैं तो वो वर्क के लिए काउंट होता है, और इसका रिवर्स मसल्स रिलैक्स होती हैं तो उसमें पे वो वर्क नहीं कर रही होती है, नो वर्क। तो मसल्स को जब भी काम करना होता है तो वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन आता है, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है, और कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब मसल्स वर्क कर रहा है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन मीन्स मसल्स वर्किंग, और कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि मसल्स को जब काम करना होता है तो मसल सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है, सेल का साइटोप्लाज्म, उस साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन की जो कॉन्सेंट्रेशन होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम प्लस प्लस आयन, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। मीन्स जब कैल्शियम आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, इसका मतलब मसल काम करेगी, या मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होती है। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज का मतलब मसल्स वर्क करेगी। और सिमिलरली अगर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है तो उसका मतलब होता है मसल रिलैक्स करेगी, राइट। तो मसल्स का जो काम करना है वो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन कितने हैं उस पर डिपेंड करता है, कि मसल्स काम करेगी या नहीं, ये इस पर डिपेंड करता है कि कैल्शियम आयन कितने हैं। और कैल्शियम आयन तभी ज़्यादा होने चाहिए जब मसल को काम करना हो, जब मसल्स को काम नहीं करना हो तो साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन नहीं होने चाहिए। तो कैल्शियम आयन का एक स्टोरेज होता है, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो बिल्कुल एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही कंपोनेंट होता है, लेकिन ख़ास है वो कि उसमें कैल्शियम आयंस स्टोर होते हैं, कि काफ़ी सारे कैल्शियम आयंस हैं वो इसके अंदर स्टोर्ड रहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम मसल सेल्स में कैल्शियम का स्टोरेज होता है, कैल्शियम आयन का स्टोरेज होता है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पंप लगे रहते हैं जिनको हम कैल्शियम पंप बोलते हैं, कैल्शियम पंप। तो जैसे मेम्ब्रेन में पंप होते हैं वैसे ही सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम के पंप लगे रहते हैं। और जब मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करना होता है तो कैल्शियम आयन बाहर निकलते हैं, और साइटोसोल में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होती है, तो मसल वर्क करती है। क्योंकि काफ़ी सारे कैल्शियम आयन या इसकी कॉन्सेंट्रेशन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हायर होती है, बाहर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन लो होती है। तो जिस समय हम बात करते हैं कि कैल्शियम आयन बाहर निकलते हैं तो वो अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर की तरफ जाएंगे, यानी कि एनर्जी यूज नहीं करते हैं, वो एक प्रकार का डिफ्यूजन हो जाता है। लेकिन जब मसल को रिलैक्स करना होता है, जब मसल को रिलैक्स करना होता है तो मसल के सामने समस्या आती है कि मसल्स को साइटोप्लाज्म में जो आयन आ रखे हैं उनको वापस
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर डालना होता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे कम होती है, तो आयंस को जब हम कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की उल्टी दिशा में भेजते हैं ना, जब वापस इनको रिवर्स किया जाता है तो ये थर्मोडायनेमिकली अनफेवरेबल होता है कि बाहर आयन कम है, अंदर आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, फिर भी आयन को उधर ही भेजा जा रहा है जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन विपरीत है। तो यहाँ जो पंप काम करते हैं, जो कैल्शियम पंप होते हैं, ये एटीपी को यूज़ करेंगे, दे यूज़ एटीपी। तो एक खास प्रकार का रेटिकुलम हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा ही है लेकिन कनेक्शन हो गया कैल्शियम स्टोरेज के लिए। ध्यान रखेंगे कि एसईआर का कनेक्शन किससे है, कैल्शियम आयन को स्टोर करता है और मेंटेन करता है साइटोसोलिक कॉन्सेंट्रेशन, मेंटेन साइटोसोलिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन मसल सेल। और ऐसा करने के लिए कि मसल सेल्स के साइटोप्लाज्म में कैल्शियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन को मेंटेन करता है, तो उसके लिए वो यूज़ करता है कैल्शियम पंप। और फिर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि कैल्शियम पंप का रोल कहाँ पे आएगा, जब री इम्पोर्ट कि दोबारा से अंदर भेजा जाता है, री इम्पोर्ट ऑफ कैल्शियम आयन ड्यूरिंग रिलैक्स कंडीशन ऑफ मसल सेल, ड्यूरिंग रिलैक्स, राइट। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात की, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ था, रफ का मेजरली कनेक्शन प्रोटीन सिंथेसिस से होता है। इसके बाद में एसईआर की बात की, एसईआर के अंदर जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स हैं, स्टेरॉइड्स हैं, फॉस्फोलिपिड्स हैं, इनका सिंथेसिस होता है। और एसईआर थोड़ा अलग है, वो मसल सेल्स में मिलने वाला है, काम थोड़ा अलग है कि वो कैल्शियम का एक टेम्परेरी स्टोरेज होता है कि जब ज़रूरत होती है तो बाहर जाने देता है, अदरवाइज कैल्शियम को स्टोर करता है। तो दिस इज ए कि एक थोड़ा सा हम ध्यान दे सकते हैं कि एसईआर क्या चीज़ है। ठीक है, आई थिंक क्लियर। जी सर। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट जो ऑर्गेनली हम यहाँ पे ऐड करेंगे दैट इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी को गोल्जी अपरेटस भी बोला जा सकता है, गोल्जी अपरेटस। देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी कुछ मिलते जुलते से, स्ट्रक्चर वाइज थोड़े से रिजेंबल करते से ऑर्गेनली हैं, लेकिन फिर भी इनमें काफ़ी डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले तो अगर बात की जाए तो इनका जो डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, दिस इज़ 1897 के अंदर इनको डिस्कवर किया था बाय कैमिलो गोल्जी। और इन्होंने इसको डिस्कवर किया था इन नर्व सिस्टम सेल्स। जो नर्व सिस्टम की सेल्स होती हैं उन नर्व सिस्टम सेल्स में इन्होंने इनको ऑब्जर्व किया था वेरी फास्टली कैमिलो गोल्जी ने। अगर बात की जाए तो जो गोल्जी बॉडीज हैं मेनली सेल के पास इनका जो रोल आता है वो काफ़ी सारे रोल हैं, लेकिन मेन जो फंक्शन होता है कि ये जो प्रोटीन फोल्डिंग एंड जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, हालांकि ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए ईआर भी काम करता है, के लिए वर्क करता है। स्ट्रक्चर वाइज अगर देखा जाए कि गोल्जी बॉडी की जो स्ट्रक्चर होती है उस स्ट्रक्चर को हम समझ सकते हैं। स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें बाकी ऑर्गेनली को भी साथ में लेना पड़ेगा ताकि हम कुछ और इश्यूज को भी समझ जाएं। ओके, तो वन थिंग, जैसे हम सबसे पहले बनाएं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है वो ईआर की मेम्ब्रेन ही होती है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ईआर कंटिन्यूस होता है ना, उनका ईआर का ल्यूमन और इंटरमेम्ब्रेन स्पेस या पेरीमेम्ब्रेन स्पेस इंटरकनेक्टेड रहता है। तो दिस इज न्यूक्लियस ले लिया हमने कि चलो ठीक है, सेल में एक न्यूक्लियस लिया और न्यूक्लियस के साथ में ही उसका मेम्ब्रेन सिस्टम, और मेम्ब्रेन सिस्टम ही आगे जा कर के ईआर बनाता है। और अगर इस ईआर के ऊपर राइबोसोम अटैच हो तो ये रफ ईआर हो जाएगा, अदरवाइज ये स्मूथ होता है। ऐसे ही राइबोसोम आपको यहाँ भी मिले थे। इसके बाद में हम बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। तो गोल्जी अपरेटस भी एक फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है। थोड़े से कप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। और ये जो फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनका नंबर डिपेंड करता है कि सेल को जो प्रोटीन सॉर्टिंग, प्रोटीन को भेजने के फंक्शंस कितने ज़्यादा करने पड़ रहे हैं, उसके आधार पे इनका जो नंबर है वो वेरी कर सकता है। और तो इंडिविजुअल गोल्जी बॉडी के अंदर जो फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर होती है, फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर हैं, इनका अंदर एक खास लिक्विड जो कि इसके लूमन को फिलअप करता है वो इसमें प्रेजेंट रहेंगे। एंड सिंगल फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिस्टर्नी। तो दीज आर सिस्टर्नी। तो फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और सिस्टर्नीज हैं, इनका नंबर वेरी करता है, वेरी इन नंबर। नंबर इनका वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है सेल को कितना ज़्यादा फंक्शन करना पड़ रहा है। सिक्रेटरी फंक्शंस या सिक्रेशन से जुड़े हुए जो फंक्शंस हैं सेल को ज़्यादा करने पड़ेंगे तो सिस्टर्नी का नंबर ज़्यादा होता है। और ये सिस्टर्नी एक स्टॉक के द्वारा अटैच रहती है, कि आपस में एक स्टॉक है उसके द्वारा इंटरकनेक्टेड रहती है। इंटरेस्टिंगली आपको ध्यान देना है कि इसका एक फेस ऐसा है जो न्यूक्लियस की तरफ होता है, टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इस फेस को अपन बोलते हैं सिस फेस। दिस इज सिस फेस। ऐसे ही एक फेस न्यूक्लियस के अपोजिट होता है, जैसे ये वाला फेस है, ये न्यूक्लियस के अपोजिट है। और न्यूक्लियस के अपोजिट है, इसका मतलब बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। सेल में सबसे बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ का जो फेस होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसफेस। तो वन इज सिस फेस एंड वन इज ट्रांसफेस। सिस फेस न्यूक्लियस की तरफ होता है, ट्रांसफेस अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की साइड हो जाएगी। ऐसे हम सिस्टर्नी को भी बोल सकते हैं, सिस फेस सिस्टर्नी है। ऐसे ही जो बीच वाले हैं उनको हम मीडियन सिस्टर्नी बोल सकते हैं, और लास्ट वालों को हम ट्रांस सिस्टर्नी बोल सकते हैं। सिस सिस्टर्नी, मीडियन सिस्टर्नी एंड ट्रांस सिस्टर्नी डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ही इनसे जो सिस्टम बनता है कि जब ये सिस्टर्नी, क्योंकि कुछ सिस्टर्नी न्यूक्लियस की तरफ फेस कर रहा है और कुछ अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक हिस्सा आधा हाफ जो कि ओरिएंट होता है न्यूक्लियस की तरफ, उसको हम बोलते हैं सिस गोल्जी नेटवर्क। दिस इज सिस गोल्जी नेटवर्क। शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं CGN, शॉर्ट सिस गोल्जी नेटवर्क। ऐसे ही एक हाफ ऐसा है जो ओरिएंट हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, दिस इज, तो इसको हम बोल सकते हैं ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, शॉर्ट में हम इसको कह सकते हैं TGN। तो
ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसको हम सिस गोल्जी नेटवर्क एंड ट्रांस गोल्जी नेटवर्क दो प्रकार के हाफ सिस्टम्स में डिवाइड कर सकते हैं कि आधा हिस्सा जो न्यूक्लियस की साइड में ओरिएंट है दैट इज सिस गोल्जी नेटवर्क, और आधा हिस्सा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ ओरिएंट है दैट इज ट्रांस गोल्जी नेटवर्क। और फिर इससे मिलकर इससे निकलती रहती हैं वेसाइकल्स। वेसाइकल्स हर सिस्टर्नी से निकल सकती हैं, जैसे कि सिस से भी वेसाइकल निकल सकती है। सिस से निकलने वाली वेसाइकल्स मीडियन को जाती है, और मीडियन से निकलने वाली वेसाइकल्स हैं वो ट्रांस को जाती है। यानी कि एक सिस्टम है कि सिस से निकल के वेसाइकल्स जाएंगी मीडियन को, और मीडियन से निकल करके जाती है ट्रांस को। तो हर एक जो फ्लैट स्ट्रक्चर है जिसको कि हमने सिस्टर्नी बोला ना, उससे वेसाइकल्स बनती हैं। तो वेसाइकल्स बडिंग के द्वारा बनते हैं, जैसे बडिंग होती है ना उसी प्रकार से वेसाइकल्स की यहाँ पे बडिंग होती है, और बडिंग के थ्रू वेसाइकल्स एक सिस्टर्नी से नेक्स्ट वन और फिर नेक्स्ट वन, और अल्टीमेटली जो वेसाइकल्स यहाँ जनरेट हुई हैं जो कि ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, क्योंकि ट्रांस गोल्जी नेटवर्क गोल्जी का लास्ट साइट होता है, तो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से जो वेसाइकल्स हैं वो कई जगह पे जा सकती हैं। जैसे कि ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से ये वेसाइकल्स जा सकती हैं एंडोसोम को, यानी कि लाइसोसोम को। ऐसे ही ये वेसाइकल्स जा सकती हैं ऑर्गेनेली को, ऐसे ही ये वेसाइकल्स जा सकती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क अपने आप में एक इंटरसेक्ट पॉइंट होता है कि जहाँ से एंडोसोम या लाइसोसोम को जाने वाला सिस्टम, ऑर्गेनेली को जाने वाला सिस्टम, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाने वाले जो वेसाइकल्स हैं वो सारी यहीं से, जैसे कि कोई बंदरगाह होता है कि वहाँ से जो शिप हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, उसी प्रकार से ट्रांस गोल्जी नेटवर्क एक मेन कंपोनेंट होता है जहाँ से वेसाइकल्स बडिंग होती हैं, और बडिंग होकर के उनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, राइट। तो एक तो ये सिस्टम कि सिस गोल्जी से मीडियन को जाए, मीडियन से ट्रांस को जाए, इसको हम एंटेरोग्रेड सिस्टम बोलते हैं। एंटेरोग्रेड जो कि सीधा चल रहा है, और एंटेरोग्रेड के अंदर जो वेसाइकल्स बनती हैं उनको हम बोलते हैं कॉप सेकंड वेसाइकल। तो कॉप सेकंड वेसाइकल्स के थ्रू एंटेरोग्रेड सिस्टम काम करता है। ऐसे ही इसमें रिट्रोग्रेड सिस्टम भी काम करता है कि वेसाइकल्स हैं वो ट्रांस से मीडियन को भी आती हैं और मीडियन से सिस को भी आते हैं, उसको अपने बोलते हैं रिट्रोग्रेड सिस्टम, दैट इज रिट्रोग्रेड। और रिट्रोग्रेड सिस्टम के लिए जो वेसाइकल्स काम आती हैं उनको अपन बोलते हैं कॉपफास्ट वेसाइकल्स। तो थोड़ा सा नोमेनक्लेचर में अंतर है कि कॉपफास्ट रिवर्स डायरेक्शन में काम करती है और कॉप सेकंड एंटेरोग्रेड में काम करती है। तो मेनली गोल्जी का जो स्ट्रक्चर है वो उसी प्रकार से डिज़ाइंड है कि उसको एक ख़ास प्रकार का कि एक साइड से उसके पास जो ट्रांसपोर्ट के लिए जो प्रोटीन्स है वो आती रहती हैं और उनको फिर वो आगे ट्रांसपोर्ट करता रहता है। इसमें आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं कि गोल्जी के पास जितना भी कंटेंट आता है या गोल्जी के पास जितना भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए कार्गो आता है वो ईआर से आता है, यानी कि सिस गोल्जी के पास ये मटेरियल कहाँ से आता है, ईआर से आता है। और ईआर से निकली हुई वेसाइकल, जैसे आपने ईआर लिया, ईआर से वेसाइकल निकलेगी और ये वेसाइकल सिस गोल्जी में जाकर के फ्यूज हो जाती है। तो ईआर से निकलती है और सिस गोल्जी नेटवर्क एंड दिस इज ईआर। तो वेसाइकल बनती रहती हैं और नेक्स्ट जो सिस्टर्नी है उनमें जाकर के फ्यूज होती रहती है। तो एक जो कॉन्सेप्ट है कि बायोजेनेसिस ऑफ गोल्जी, कि गोल्जी का निर्माण कहाँ से होता है, तो उसमें एक काफ़ी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि गोल्जी का निर्माण ईआर से होता है।
गोल्जी बॉडी की जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन ईआर से होती है, क्योंकि मेम्ब्रेन में जाकर के फ्यूज होती है तो ये स्ट्रक्चर बड़ी होने लग जाती है। तो बायोजेनेसिस की बात करें तो वहाँ पे भी आपको ध्यान रखना है कि गोल्जी का निर्माण ईआर से होता है। ऐसे ही अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन में भी कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं कि जो प्रोफेज एंड अर्ली मेटाफेज स्टेज होती है, उस अर्ली मेटाफेज स्टेज के अंदर हमारा जो गोल्जी है वो फ्रेगमेंटाइज हो जाता है। गोल्जी बॉडी फ्रेगमेंट्स में टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा, वेसाइकल्स बन जाएंगे। और जब सेल डिवीजन कंप्लीट होगा तो उस समय पे गोल्जी रीफॉर्म होता है। तो गोल्जी टूटता भी है और गोल्जी बनता भी है ड्यूरिंग सेल साइकिल या ड्यूरिंग सेल डिवीजन की स्टार्टिंग में ये फ्रेगमेंटाइज हो जाएगा, सारा वेसाइकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब वेसाइकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा तो वापस से ये रीफॉर्म भी होता है। और फिर दूसरा एक पॉइंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं कि जब हम बात करते हैं कि सेल के अंदर गोल्जी एग्जिस्ट कर रहा है, गोल्जी बॉडी पाया जाता है, उसमें एक सिस गोल्जी नेटवर्क, ट्रांस गोल्जी नेटवर्क, ऐसे नेटवर्क सिस्टम, उसको एक पोजीशन दी जाती है। और ये जो पोजीशनिंग होती है ये पोजीशनिंग बेस्ड होती है साइटोस्केलेटन बेस्ड। तो साइटोस्केलेटन के अंदर जो फिलामेंट्स आते हैं वो फिलामेंट्स गोल्जी की पोजीशनिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं। लेकिन इनमें आपको ध्यान रखना है कि अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल के अंदर ये जो फिलामेंट्स होते हैं दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। और अगर प्लांट सेल की बात की जाए तो प्लांट सेल के अंदर ये होते हैं एक्टिन फिलामेंट्स। तो एनिमल सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स की सहायता से और प्लांट सेल्स में एक्टिन फिलामेंट्स की सहायता से, क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल और एक्टिन फिलामेंट और तीसरा एक इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है, ये सब मिलकर साइटोस्केलेटन बनाते हैं। तो साइटोस्केलेटन के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं उनकी वजह से गोल्जी को पोजीशन दी जाती है, गोल्जी को ओरिएंट किया जाता है। ओरिएंट करना कि साइटोस्केलेटन की मदद से ही ये ओरिएंट हो पाता है, अदरवाइज ये अपनी पोजीशन में या कि इसमें सिस नेटवर्क बन जाए, ट्रांस नेटवर्क बन जाए कि ये इस प्रकार से अपने आप को पोजीशन में ले आए, ये पॉसिबल नहीं है। ये सब तभी पॉसिबल है जब साइटोस्केलेटन इसकी हेल्प करता है। लेकिन ध्यान रहे कि एनिमल सेल्स में माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जबकि प्लांट सेल्स में एक्टिन फिलामेंट्स हैं, वो इसके लिए काम करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। ठीक है, ओके। हाँ, ऐसे ही हमारे पास एक वर्ड आता है डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि डिक्टियोसोम भी कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं, फ्लैटन रिबन लाइक स्ट्रक्चर, इनमें भी सिस्टर नहीं पाए जाते हैं, इनमें भी सिस्टर नहीं पाए जाते हैं। इनका कनेक्शन भी प्रोटीन सिक्रेशन से होता है कि प्रोटीन का स्राव करते हैं, प्रोटीन सिक्रेशन। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये प्लांट्स का मटेरियल है, प्लांट्स। तो स्पेशली प्लांट्स के अंदर जो गोल्जी अपरेटस होता है उसको हम डिक्टियोसोम बोल सकते हैं। तो डिक्टियोसोम ज़्यादा कुछ अलग नहीं है, डिक्टियोसोम भी एक प्रकार का गोल्जी सिस्टम ही है, लेकिन ये गोल्जी सिस्टम प्लांट्स के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है कि प्लांट्स में मिलने वाले जो गोल्जी हैं उनको हम डिक्टियोसोम्स भी बोल सकते हैं। इसके बाद में कुछ मेजर फंक्शंस को हम ले सकते हैं जो थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हैं पॉइंट वाइज। वन इज
एक्जोसाइटोसिस। एक्जोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कुछ प्रोटीन जो सेल बनाती है और सेल उनको प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर भेजती है। प्रोटीन्स जिनको आउट ऑफ सेल भेजना होता है ना, आउट ऑफ सेल, तो वो एक्जोसाइटोसिस कहलाता है। तो एक्जोसाइटोसिस का रूट यही होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो जाएंगी सिस गोल्जी को, सिस से जाएंगी मीडियन गोल्जी को, मीडियन से जाएंगी ट्रांस गोल्जी को, ट्रांस गोल्जी से जाएंगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जाएंगी बाहर। क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में जब ये वेसाइकल जाकर के फ्यूज होगी तो फ्यूज वाले पार्ट डिजोल्व हो जाएंगे, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएंगी और इसमें जो प्रोटीन है वो सेल से बाहर फेंक दी जाती है। तो जो सिक्रेटरी प्रोटीन्स हैं जिनका सिक्रेशन होता है वो एक प्रकार का एक्जोसाइटोसिस होता है। ऐसे ही बाहर से सेल उठाती है वो एंडोसाइटोसिस होते हैं, उसका सिस्टम अलग होता है। लेकिन गोल्जी इन्वॉल्व है। देखिए सिस गोल्जी, मीडियन गोल्जी, ट्रांस गोल्जी, इनके बिना ट्रांसपोर्ट हो ही नहीं सकता। तो एक्जोसाइटोसिस में बहुत बड़ा रोल है कि ईआर से अगर किसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाना है, अगर कोई भी प्रोटीन या कोई भी एंजाइम जो ईआर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाना है तो वहाँ पे गोल्जी को यूज़ होना ही होता है। और ये सारा एंटेरोग्रेड सिस्टम है। दिस इज एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसी प्रकार से कुछ स्पेशल फंक्शंस को भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले बात की जाए सिस गोल्जी नेटवर्क की, यानी कि जो न्यूक्लियस की साइड की जो फेस होती है, अगर वहाँ की बात करें तो जो ओलिगोसैकेराइड चेन्स होती हैं, ओलिगोसैकेराइड चेन जिनमें कि कई सारे कार्बोहाइड्रेट एक चेन के रूप में लगे रहते हैं, ओलिगोसैकेराइड चेन्स का फोस्फोराइलेशन यानी कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट। तो कार्बोहाइड्रेट चेन के ऊपर फॉस्फेट का जुड़ना, एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, तो ये काम सिस गोल्जी नेटवर्क में ही होता है। इसी प्रकार से बात की जाए तो रिमूवल ऑफ मैनोज एक मोनोसेकेराइड होता है और ओलिगोसेकेराइड चेन में से मैनोज का जो रिमूवल है वो भी सिस गोल्जी नेटवर्क में ही होता है। इसके बाद में अगर हम मीडियन गोल्जी की बात करें कि मीडियन गोल्जी के लिए जो डेडिकेट फंक्शन है उसमें एडिशन ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, कि जब ट्रांसपोर्ट के दौरान एडिशन किया जाना हो, एडिशन ऑफ एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन, तो ये वर्क मीडियन गोल्जी में होता है, यानी कि मीडियन गोल्जी की जो सिस्टर्नी है उनके ल्यूमन में होता है। इसी प्रकार से ट्रांस गोल्जी नेटवर्क यानी कि आउटर फेस की बात की जाए तो एडिशन ऑफ गैलेक्टोस एंड दिस इज सियालिक एसिड। तो गैलेक्टोस का एडिशन हो या सियालिक एसिड का एडिशन हो वो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में होता है। सिमिलरली जो प्रोटीन्स हैं उनके साथ में अगर सल्फेट का जुड़ना हो, जैसे सल्फेशन ऑफ प्रोटीन, कि प्रोटीन के साथ में अगर सल्फर का जोड़ना हो तो मेनली जो टायरोसिन अमीनो एसिड होता है वहाँ पे जोड़ा जाता है। या इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में सल्फर का जो एडिशन है उसको अपन सल्फेशन बोलेंगे। तो सल्फर का एडिशन चाहे वो प्रोटीन्स पे हो चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स पे हो, ये वर्क भी ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में ही होता है। और वेरी स्पेशल आपको ध्यान रखना है कि एक खास सिग्नल होता है जिसको अपन बोलते हैं मैनोस 6 फॉस्फेट।
मैनो 6 फॉस्फेट, शॉर्ट में इसको हम M6P बोल सकते हैं, M6P। तो मैनो 6 फॉस्फेट एक सिग्नल होता है कि अगर किसी प्रोटीन के साथ ये जुड़ा हुआ होगा, जैसे कोई प्रोटीन है और इस प्रोटीन के साथ में अगर M6P जुड़ा हुआ है, मैनो 6 फॉस्फेट अगर इसके पास सिग्नल है, इसका मतलब ये है कि ये प्रोटीन लाइसोसोम को जाएगी, लाइसोसोम टू लाइसोसोम। तो लाइसोसोम को जाने वाली जो प्रोटीन्स होती हैं, क्योंकि लाइसोसोम में जो प्रोटीन जाती हैं दैट आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, दे आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि लाइसोसोम के एंजाइम्स हैं, ये लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं। तो लाइसोसोम के एंजाइम्स और लाइसोसोम के एंजाइम गोल्जी से जाते हैं, यानी कि ईआर में बनते हैं और फिर एंट्रोग्रेड सिस्टम से लाइसोसोम को जाते हैं। वो तभी जा पाएंगे जब उनके पास सिग्नल प्रेजेंट हो। दिस इज M6P सिग्नल। स्पेसिफिक सिग्नल होता है, लाइसोसोम को जो प्रोटीन जाते हैं उनके ऊपर M6P सिग्नल पाया जाता है, मैनो 6 फॉस्फेट का सिग्नल, राइट। तो ये मैनो 6 फॉस्फेट का जो सिग्नल है ये भी गोल्जी नेटवर्क में ही तैयार होता है। तो गोल्जी नेटवर्क प्रोटीन सॉर्टिंग के लिए भी जिम्मेदार है, और स्पेशली जो मैनो 6 फॉस्फेट जो सिग्नल जो कि हमें ज़रूरत होती है कि लाइसोसोम को एंजाइम्स हैं वो मिलें, अगर ये सिग्नल नहीं बनेगा तो लाइसोसोम को एंजाइम्स नहीं जाएंगे और लाइसोसोम बनेगा ही नहीं। और लाइसोसोम जब नहीं बनेगा तो लाइसोसोम से होने वाली जो डिजीज़ हैं जिनको हम LSD बोलते हैं, लाइसोसोम स्टोरेज डिजीज़, वो होने लग जाएंगी। उनकी भी हम बातें करेंगे। तो काफ़ी सारे हेल्थ इश्यू हैं जो इससे जुड़ जाते हैं मैनो 6 फॉस्फेट में डिफेक्ट होने से, ठीक है। इसी प्रकार से एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन आप इसमें ऐड कर सकते हैं, दिस इज ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, एडिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का एडिशन होना हो तो दिस इज ग्लाइकोसाइलेशन। और ये एडिशन जो कार्बोहाइड्रेट का हो रहा है वो हो रहा है ऑन प्रोटीन्स, कि जो प्रोटीन्स उन प्रोटीन्स के ऊपर कार्बोहाइड्रेट का एडिशन होगा, और ये वर्क भी गोल्जी में ही होता है। तो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि जैसे कोई प्रोटीन हो और इस प्रोटीन के ऊपर कोई कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा, तो दिस इज ग्लाइकोसाइलेशन। और लास्टली ये जो प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन्स को टारगेट साइट जो होती है उस टारगेट साइट पे जाना होता है। और स्पेसिफिकली जब प्रोटीन के साथ में कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन हो, तो कार्बोहाइड्रेट का काम होता है सेल कम्युनिकेशन का, सेल कम्युनिकेशन। तो एक सेल दूसरी सेल से जब कम्युनिकेट करती है, यानी कि एक सेल दूसरी सेल से अगर कम्युनिकेट करे तो कार्बोहाइड्रेट काम आते हैं। तो एक सेल के कार्बोहाइड्रेट और दूसरी सेल के कार्बोहाइड्रेट ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़े हुए होते हैं और ये प्रोटीन मेम्ब्रेन में लगी हुई होती हैं। तो मेम्ब्रेन की प्रोटीन्स जिनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो उन पे क्योंकि प्रोटीन अलग बनती है, कार्बोहाइड्रेट अलग जुड़ता है, तो कार्बोहाइड्रेट का जो एडिशन ग्लाइकोसाइलेशन है ये होता है पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन, यानी कि प्रोटीन पहले बन जाती है, कार्बोहाइड्रेट उसके बाद में जुड़ता है। ट्रांसलेशन के बाद में पहले प्रोटीन बन चुकी होती है, बाद में ये कार्बोहाइड्रेट का एडिशन अलग से होता है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन में एक टाइप है ग्लाइकोसाइलेशन, तो इसमें और भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड्स का बनना है, फोल्डिंग्स वगैरह होना, वो सब इसमें आते हैं, जैसे प्रोलिन का हाइड्रोक्सी प्रोलिन में कन्वर्ट होना। लेकिन हम यहाँ पे केवल कार्बोहाइड्रेट जुड़ने की बात कर रहे हैं, और कार्बोहाइड्रेट का जो एडिशन है वो गोल्जी नेटवर्क में होता है, राइट। और जब ये
ग्लाइकोसाइलेशन की बात करें तो ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब कार्बोहाइड्रेट का एडिशन होगा और प्रोटीन के साथ में, प्रोटीन का मतलब अमीनो एसिड्स हैं, और अमीनो एसिड्स की जो साइड चेन होती है उस साइड चेन के साथ में कार्बोहाइड्रेट को ऐड किया जाता है। तो ये दो प्रकार का हो सकता है, वन इज एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन। तो एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब ये है कि जो अमीनो एसिड है उसका साइड चेन का नाइट्रोजन, एन का मतलब साइड चेन का नाइट्रोजन, और साइड चेन में नाइट्रोजन की बात की जाए तो ऐसे अमीनो एसिड जिनकी साइड चेन में नाइट्रोजन पाया जाता है, जैसे कि थ्रेओनिन है, आर्जिनिन है, ये वाले। इसी प्रकार से ओ लिंक्ड, ओ का मतलब ऑक्सीजन, ओ लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, जैसे कि टायरोसिन वगैरह हैं, तो टायरोसिन में OH है, तो या तो वहाँ पे नाइट्रोजन काम में आ रहा हो या ऑक्सीजन काम में आ रहा हो। तो साइड चेन में नाइट्रोजन के साथ में अगर कार्बोहाइड्रेट जुड़े या ऑक्सीजन के साथ में जुड़े, यानी कि चाहे एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो चाहे ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन हो, ये ग्लाइकोसाइलेशन भी गोल्जी नेटवर्क के अंदर कंप्लीट किए जाते हैं। इसे हम प्रोटियोग्लाइकैन फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, प्रोटियोग्लाइकैन्स। प्रोटियो का मतलब प्रोटीन है, ग्लाइकैन का मतलब कार्बोहाइड्रेट है। तो गोल्जी नेटवर्क के अंदर प्रोटियोग्लाइकैन्स का फॉर्मेशन भी होता है, प्रोटियोग्लाइकैन फॉर्मेशन। इसके बाद में कुछ चीज़ें हम सिक्रेशन को लेकर के ले सकते हैं कि जो सिक्रेटरी ऑर्गन है, सिक्रेशन का जो पार्ट है, क्योंकि गोल्जी का जो मेन फंक्शन है दैट इज सिक्रेशन। और जब सिक्रेशन होता है तो सिक्रेशन होगा बाय मीन्स ऑफ वेसाइकल्स। तो सिक्रेशन के लिए यहाँ पे वेसाइकल्स बनती हैं। आप में से कोई बता पाएगा कि गोल्जी के पास डबल मेम्ब्रेन होती है या सिंगल मेम्ब्रेन होती है? सिंगल ही होती है सर। है ना, सिंगल मेम्ब्रेन। क्योंकि आप वेसाइकल फॉर्मेशन से भी जोड़ सकते हो कि ये आपके पास एक सिस्टर्न ही हो और आप उससे एक वेसाइकल बनाएं, तो सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम है सारे के सारे, सिंगल मेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, तो सिक्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो सिक्रेटरी पाथवे उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज एक्जोसाइटोटिक। एक्जोसाइटोटिक का मतलब होगा कि वेसाइकल्स जाएंगी सेल से बाहर, आउट ऑफ सेल टू आउट ऑफ सेल, है ना। उसमें जैसे ट्रांसगोल्जी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर। और एक्जोसाइटोटिक को हम कॉन्स्टिटेटिव भी बोल सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव। कॉन्स्टिट्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कंटिन्यूस। जैसे कि हम बात करें कि हमारी जो इम्यून सेल्स हैं, जैसे कि बॉडी की जो बी सेल्स होती हैं, इम्यून सिस्टम की जो बी सेल्स होती हैं, उन बी सेल्स से लगातार स्राव किया जाता है ऑफ एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी का स्राव हो रहा है लगातार। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमने बी सेल ली और बी सेल से लगातार बाहर एंटीबॉडी सीक्रेट हो रहे हैं, यानी कि एंटीबॉडी से भरी हुई वेसाइकल्स मेम्ब्रेन पे आकर जुड़ती हैं और एंटीबॉडी बाहर स्रावित हो जाता है। मीन्स यहाँ जो गोल्जी है उस गोल्जी को रेगुलर ये वेसाइकल्स बनानी पड़ती हैं और वो उसके पास ER से आती है, तो ER से आती रहती हैं और वो इनको फर्दर आगे भेजता रहता है। तो कंटिन्यूसली, एक तो ये तरीका हो सकता है कि कंटिन्यूसली कोई सेल किसी पर्टिकुलर प्रोटीन का, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोटीन्स होते हैं, उनका सिक्रेशन कर सकती है। इसी प्रकार से इसका कंट्रोल भी हो सकता है।
उसको अपन बोलते हैं सिक्रेटरी। सिक्रेटरी का मतलब हो गया रेगुलेटेड है, एक प्रकार की रेगुलेटेड वेसाइकल्स है। रेगुलेशन का मतलब हो गया कि हार्मोन के रिस्पॉन्स में, कि अगर पर्टिकुलर हार्मोन या पर्टिकुलर ज़रूरत हो तो ये बाहर जानी चाहिए, अदरवाइज बाहर नहीं जानी चाहिए, तो वो सिक्रेटरी पाथवे कहलाता है, या सिक्रेटरी को हम रेगुलेटेड भी बोल सकते हैं। जैसे कि हमारी न्यूरॉन सेल्स हैं, और न्यूरॉन सेल्स को जब आपस में कम्युनिकेट करना होता है, जब ये न्यूरॉन सेल 1 को न्यूरॉन सेल 2 के साथ कम्युनिकेट करना होता है, तो ये कम्युनिकेशन केमिकल कम्युनिकेशन होता है, कि यहाँ से कुछ केमिकल्स सीक्रेट आउट होते हैं और ये केमिकल्स बाद में नेक्स्ट वाले सेल को रिसीव होते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड न्यूरो ट्रांसमिशन, जिसको अपन बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिशन। जब हम बात करें सिनेप्सिस की, कि दो सेल के बीच में जो गैप होता है, उस गैप होने के बावजूद भी वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, और कम्युनिकेशन का तरीका यही होता है कि एक सेल से केमिकल सीक्रेट आउट होते हैं और ये बाद में किसी दूसरी सेल को रिसीव होते हैं। दिस इज न्यूरो ट्रांसमिशन एट द सिनेप्सिस। सिनेप्सिस वाले एरिया के अंदर न्यूरो ट्रांसमीटर्स सीक्रेट किए जाते हैं, दीज आर न्यूरो ट्रांसमीटर्स, जैसे कि एसिटाइल कोलाइन वगैरह है, उनका सिक्रेशन होता है और फिर ये नेक्स्ट को रिसीव होते हैं। तो जब तक नर्व इम्पल्सन्स नहीं आते, तब तक कोई इम्पल्स नहीं आता, तब तक ये वेसाइकल सीक्रेट नहीं होती है। तो एक तो इम्पल्स आए तो ही सिक्रेशन हो, इम्पल्स आए तो ही सिक्रेशन हो, अदरवाइज सिक्रेशन ना हो। ऐसे मान लीजिए कि हाँ इंसुलिन का सिक्रेशन हो रहा है, तो पर्टिकुलर हार्मोन इंसुलिन कहे या जो न्यूरॉन्स हैं उनके थ्रू ब्रेन से इम्पल्स आए, और इम्पल्स आने पे वेसाइकल तो है, लेकिन वेसाइकल जाकर के जुड़े ताकि ये न्यूरोट्रांसमीटर बाहर निकले। तो अगर वो कंट्रोल्ड है तो हम उसको बोलेंगे सिक्रेटरी, अगर वो अनकंट्रोल्ड है तो उसको अपन बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूटिव। तो अगर किसी सिग्नल के ऊपर डिपेंड है, या किसी इम्पल्स के ऊपर, या किसी हार्मोन सिस्टम के ऊपर अगर उसका कंट्रोल है, रेगुलेशन है, तो वो सिक्रेटरी में आते हैं। अगर कोई कंट्रोल नहीं है, लगातार बनते रहेंगे, बाहर जाते रहेंगे, वो नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूटिव होता है, जिसको अपन एक्टोसाइटोटिक बोल सकते हैं। इसके बाद में एक पॉइंट इसमें हम ऐड करें कि हमने देखा कि गोल्जी का मेन फंक्शन सिक्रेशन का है, और मेन फंक्शन सिक्रेशन ये करता है या नहीं करता है, यानी कि गोल्जी के फंक्शंस को डिस्कवर करने के लिए पर्टिकुलर जो कंपाउंड यूज़ किया जाता है उसको अपन बोलते हैं BFA, कि गोल्जी के फंक्शन की स्टडी के लिए यूज्ड टू स्टडी गोल्जी फंक्शंस। तो गोल्जी के फंक्शंस का पता लगाने के लिए जो केमिकल यूज़ किया जाता है दैट इज BFA, और BFA का मतलब है ब्रीफेल्डिन ए, ब्रीफेल्डिन ए। और ब्रीफेल्डिन ए एक फंगल प्रोडक्ट है, फंगल कंपाउंड है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये डिस्टर्ब कर देता है, डिस्टर्ब सिक्रेटरी पाथवे। यानी कि गोल्जी से जो वेसाइकल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जाती हैं वो नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि सिक्रेशन बंद हो जाएगा। तो सिक्रेशन होता है या नहीं होता, तो BFA का इस्तेमाल किया जाता है गोल्जी के फंक्शन को स्टडी करने के लिए, यूज टू स्टडी गोल्जी फंक्शंस। ये फंगल टॉक्सिन है एक प्रकार, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स हम गोल्जी के रिगार्डिंग ले सकते हैं। गोल्जी की स्ट्रक्चर क्या है, गोल्जी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, फेस कौन से होते हैं,
देन प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ डिफरेंस हो उन पॉइंट्स को आप ले सकते हैं, सिक्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट सिस्टम के रिगार्डिंग बात कर सकते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर। जी सर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।